हाय स्टूडेंट, इन्वायरमेंटल स्टडीज़ के अंतर्गत आज हम चैप्टर नंबर 9 यानी कि थर्मल पॉल्यूशन ऊष्मीय प्रदूषण के बारे में पढ़ेंगे। ऊष्मीय प्रदूषण होता क्या है, यानी कि ऊष्मा का लगातार बढ़ते जाना ऊष्मीय प्रदूषण है। वातावरण में अगर ऊष्मा लगातार बढ़ती जा रही है, तापमान लगातार बढ़ते जा रहा है, तो उसको हम बोलेंगे ऊष्मीय प्रदूषण। ऊष्मीय प्रदूषण अन्य सभी प्रकार के प्रदूषण में होता है। प्रदूषण के वे सभी अवयव जो वातावरण को ऊष्मा देते हैं या इसके तापमान में वृद्धि करते हैं, ऊष्मीय प्रदूषण का एक अंग होते हैं। वायु प्रदूषण चिमनियों से निकले गर्म धुएं, कार, मोटरसाइकिल, ट्रक, बस आदि से होता है। ये सब केवल वायु प्रदूषित नहीं करते बल्कि वातावरण को गर्म करते हैं। इसी प्रकार जल प्रदूषण विभिन्न उद्योगों से बाहिर द्रव, कूलिंग टावर, टरबाइन, विद्युत शक्ति केंद्र आदि से निकला प्रदूषित द्रव केवल जल को गंदा ही नहीं करते वरन जल का ताप भी बढ़ाते हैं। इसी प्रकार ध्वनि एवं रेडियो एक्टिव प्रदूषण के स्रोत भी वातावरण को ऊष्मा देते हैं। इसके अतिरिक्त सूर्य की ऊष्मा भी पृथ्वी पर लघु तरंग विकिरण के रूप में आती है, जो कि दिखाई नहीं देती। पृथ्वी द्वारा ये तरंगें लॉन्ग वेव रेडिएशन के रूप में परिवर्तित कर दी जाती हैं। पृथ्वी कि उन क्षेत्रों से जो मरुस्थल हैं या बर्फ से ढके हुए हैं, ज़्यादा तरंगों को परावर्तित कर देते हैं। वे सभी क्षेत्र जो जंगलों या कृषि से ढके हैं, कम तरंगों को परावर्तित करते हैं। जब भी सूर्य की किरणें पृथ्वी पर आती हैं तो ओजोन, पानी का वाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, धूल के कण और कम ताप पर बादलों द्वारा इनका कुछ भाग अवशोषित कर लिया जाता है, कुछ भाग प्रकीर्णित हो जाता है तथा शेष भाग पृथ्वी पर आता है। पृथ्वी द्वारा इस सौर ऊर्जा का अवशोषण कर लिया जाता है। पृथ्वी द्वारा ये ऊर्जा ऊष्मीय ऊर्जा में बदल जाती है और तब इसका परावर्तन के रूप में अंतरिक्ष में हो जाता है। इस सौर ऊर्जा से ऊष्मीय ऊर्जा में प्राकृतिक रूप से परिवर्तन चलता रहता है, जिससे वातावरण का तापक्रम बढ़ता जाता है। इसे ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं। ग्रीन हाउस का अर्थ है पौधा घर। ये एक ऐसा कमरा होता है जिसकी दीवारें ऊष्मारोधी व छत कांच या पारदर्शी प्लास्टिक की होती हैं। सूर्य की किरणें कांच की छत को भेद कर कमरे के ताप बढ़ा देती हैं। चूँकि कमरे की दीवारें ऊष्मारोधी होती हैं, तो सूर्य की ऊष्मा वहीं पर अटक जाती है और कमरे के तापक्रम में वृद्धि कर देती है। इसके कारण बाहर के वातावरण की अपेक्षा अंदर का तापक्रम इतना अधिक होता है कि जाड़ों के मौसम में भी ग्रीष्म ऋतु में पैदा होने वाले फल एवं सब्जियाँ उगाई जा सकती हैं। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि वो सभी कारक, ऐसे सभी कारक जो ऊष्मा को बढ़ाते हैं वातावरण में, ऊष्मीय प्रदूषण करते हैं। ऊष्मीय प्रदूषण के स्रोत तो पहला है विद्युत उत्पादन संयंत्र, दूसरा औद्योगिकरण, तीसरा जंगल का कटाव डिफॉरेस्टेशन, चौथा यातायात, पांचवा जनसंख्या। जनसंख्या तो सभी का स्रोत है ही, ठीक है। छठा है नाभिक विस्फोट एवं परीक्षण। तो ये कारक थे, स्रोत हैं ऊष्मीय प्रदूषण के। नियंत्रण कैसे किया जाए, तो ऊष्मीय प्रदूषण किसी युक्ति या किसी मशीन से नियंत्रित नहीं किया जा सकता, बल्कि इसके लिए कुछ उपयुक्त सुझाव हैं जिनका अनुसरण करके इस प्रदूषण को बिल्कुल समाप्त तो नहीं किया जा सकता, बल्कि इसमें हो रही वृद्धि की दर को कम जरूर किया जा सकता है। विश्व के अनेक राष्ट्र और उनके लोग ढेरों विश्व स्तरीय समस्याओं और मुद्दों को लेकर चिंतित हैं, जिनमें पर्यावरण का मामला बहुत ही महत्वपूर्ण समझा जा रहा है। 5 जून को जब भी विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, तो पर्यावरण संबंधी समस्याओं के निराकरण हेतु सुझाव को मद्देनज़र रखा जाता है। 22 अप्रैल को मनाए जाने वाले पृथ्वी दिवस पर पर्यावरण संबंधी 2 मुद्दे रखे गए हैं। देखिए, ये याद रखना है आपको। 22 अप्रैल, 22 जून, 5 जून, वो 22 अप्रैल को ठीक है पृथ्वी दिवस, और 22 मई को जल दिवस। इस तरीके से है। जैविक संधि, 2 मुद्दे रखे गए, जैविक संधि और जलवायु संधि। जैविक संधि के अंतर्गत वनस्पति और प्राणियों को लुप्त होने से बचाए जाने के प्रयास किए जाएं। जलवायु संधि के तहत पृथ्वी के वायुमंडल को गर्म करने वाली प्रमुख CO2 गैस को
वायुमंडल में छोड़ी जाने वाली मात्रा में कटौती व ओजोन की चादर को बचाने के लिए प्रयास किए जाएँ, क्योंकि क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी कि CFC नामक रासायनिक अपर रूप जो स्पेसियो इत्र सुगंध रेफ्रिजरेटरों व एयर कंडीशनरों में रहता है, बाहर आते ही ओजोन परत पर हमला करता है। यही CFC हमारा भोज्य पदार्थ ठंडा व सुरक्षित रखता है तथा गर्मी से दूर रखता है। CO2 की तरह इसका कोई प्राकृतिक अवशोषक जैसे बन नहीं है। इस विषय पर समस्त राष्ट्र नागरिक चिंतित एवं प्रयासरत हैं। मतलब देखिए, CO2 को तो अवशोषक पेड़ पौधे हैं, लेकिन CFC का कोई अवशोषक नहीं है। विद्युत उत्पादन संयंत्रों से निकलने वाले बहिस्राव को उपचारित एवं और उपयोग में लाकर तभी किसी नदी, नाले या जल धारा से जोड़ा जाए। तो ये उपाय हैं जिनके द्वारा आप इनको कम कर सकते हैं, पूरी तरीके से खत्म नहीं कर सकते। ठीक है। पर्यावरण पर उसमें प्रदूषण का प्रभाव। तो उसमें प्रदूषण से वातावरण निम्न प्रकार से प्रभावित होता है। पहला है, उसमें प्रभाव से वातावरण में गर्मी बढ़ जाने से पृथ्वी के दोनों ध्रुवों तक की बर्फ पिघल जाएगी, जिससे सागर व नदियों के जल स्तर में काफ़ी मात्रा बढ़ोतरी होगी, जिसके कारण भारत के तटीय नगरों जैसे बम्बई, कलकत्ता, कन्याकुमारी, पन्डिचेरी, पुरी, मद्रास व कोचीन आदि का एक बड़ा हिस्सा पानी में डूब जाएगा। यही नहीं, यहीं का नहीं डूबेगा, बल्कि विश्व के भी अन्य जो देश हैं, जो समुद्र किनारे हैं, वो भी डूबेंगे। उसमें प्रभाव से पानी में घुलित ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाएगी, जिससे जलीय जीवों का विनाश निश्चित है। उसमें प्रभाव से जलवायु में असीमित एवं अस्पष्ट परिवर्तन होना निश्चित है। इसमें सबसे अधिक गर्माहट जाड़ों के मौसम में ऊंचे अक्षांशों पर भूमंडलीय औसत की अपेक्षा दोगुनी महसूस होगी, चूँकि निचले स्तर पर वातावरण गर्म हो जाएगा तथा ऊपरी वायुमंडल ठंडा होगा, जिससे निचले अक्षांशों पर नमी में कमी महसूस होगी। उसमें प्रभाव से जीव जंतुओं में शारीरिक विकार उत्पन्न हो जाएंगे। पाँचवा है, उसमें प्रभाव से वनस्पति एवं पेड़ पौधों का अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। तो इसे पढ़ लें आप। ठीक है। ये उपाय प्रभाव क्या क्या पड़ेगा, ये सारे प्रभाव देखिए। विशेष है तापीय प्रदूषण की रोकथाम के लिए कंट्रोल ऑफ थर्मल पॉल्यूशन। पहला, प्रशीतन टैंक। संगणक यानी कि कंडेंसर से प्राप्त होने वाले जल को जलाशयों में एकत्रित किया जा सकता है। ये जल वाष्प उत्सर्जन के पश्चात ठंडा हो जाता है। इस जल को पुनर्प्रयोग किया जा सकता है या जल स्रोत में प्रवाहित किया जा सकता है। ठीक है। ये कंडेंसर होता है। इसको कूलिंग पॉन्ड या प्रशीतन तालाब में बेच सकते हैं और नदी में प्रवाहित कर सकते हैं। दूसरा है छिड़काव टैंक। गर्म जल को फव्वारों की मदद से टैंक में छिड़का जाता है। जल की बूंदों के संपर्क में आकर जल्दी ठंडी हो जाती हैं, तो ये ठंडा, इस तरीके से आप इसको ठंडा कर सकते हैं। ठीक है। नीचे और है प्रशीतन मीनार। तो आर्द्र प्रशीतन मीनार, इसमें ऊपरी सिरे में गर्म जल का छिड़काव किया जाता है, निचले सिरे से वायु की सफाई की जाती है। वायु के संपर्क में आने पर गर्म जल जल्दी ठंडा हो जाता है। इस प्रक्रिया में बाष्पीकरण अब बात करते हैं हम नेक्स्ट चैप्टर आपका 10, पर्यावरणीय प्रभाव का मापन, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट। तो पर्यावरणीय प्रभाव का मापन, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, प्राकृतिक संसाधनों के अनियंत्रित दोहन से पूरे विश्व में पर्यावरण बुरी तरह से प्रभावित एवं प्रदूषित हुआ है। मानव सभ्यता के अस्तित्व के लिए आगामी वर्षों में ये स्थिति काफ़ी खतरनाक एवं खतरे पैदा करने वाली हो सकती है। ये स्थिति देशों के बीच आपसी युद्ध से कहीं ज़्यादा चिंताजनक है। देश में जितनी भी विकास की परियोजनाएं लागू हुई हैं, उसमें पॉलिसी बनाने वाले एवं परियोजनाएं संपादित करने वालों का ध्यान मुख्यतः आर्थिक एवं तकनीकी रूप से व्यवहारिकता का सिद्धांत रहता है। ऐसी योजनाएं जो तकनीकी रूप से व्यवहारिक एवं आर्थिक रूप से मितव्ययी हों लागू की जाती रही हैं, परंतु वर्तमान में विकास के बदले परिवेश में आर्थिक सामाजिक दृष्टिकोण को बदलना होगा एवं विकास व बिगड़ते पर्यावरण के संतुलन में आपसी सामंजस्य स्थापित करना होगा। अन्यथा विकास की राह पर्यावरण कारकों के अवरोध
विकास को तहस नहस कर सकते हैं। उक्त स्थिति से निपटने हेतु पर्यावरणीय प्रभाव मापन EIA जरूरी है, जिसमें स्थिरीकृत विकास के चरण अपनाते हुए पर्यावरण में न्यूनतम हानिकारक प्रभाव आए एवं पर्यावरण से अल्प अवधि या लंबी अवधि के जनित मानव जीवन पर प्रभाव कम हो सके। ऐसी व्यवस्था EIA हालांकि देश के विकास में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, नीति आदि का योगदान है, परंतु औद्योगिक विकास से उत्पादनों की मात्रा एवं गुणवत्ता से आम आदमी की आवश्यकता पूर्ति होती है। अतः इसी विकास को ज़्यादा महत्व दिया गया है, परंतु इसी औद्योगिक विकास से पर्यावरण को खतरा हो गया है। अप्रत्यक्ष रूप से इसका प्रभाव सीमांत भूमंडल व जीवमंडल पर पड़ रहा है। अतः अब वर्तमान में पावर प्लांट्स, डैम्स, आयरन स्टील मिल्स, माइनिंग, ऑयल निष्कासन व पेपर सीमेंट उद्योग आदि को स्थापित करते समय एनवायरमेंटल इम्पैक्ट स्टेटमेंट आवश्यक हो गया है। वैसे EIA के उद्देश्य इस प्रकार हैं: पर्यावरण को बिना क्षतिग्रस्त किए विकास करना, पर्यावरण की गुणवत्ता को बनाए रखने के प्रयास रखना, वर्तमान व आगामी पीढ़ी के लिए स्वच्छ पर्यावरण को बनाए रखना, हवा, पानी एवं मृदा आदि प्राकृतिक संसाधनों का सावधानीपूर्वक प्रबंधन करना, पर्यावरण अवनमन को रोकना, विकास की गतिविधियों पर निर्णय लेना एवं निगरानी रखना। यानी कि आप कोई अगर फैक्ट्री या कोई मिल लगाते हैं तो वहाँ पर आपको EIA के इंटरनल आपको ये फैक्ट्री या मिल बनाना पड़ेगा और ये सारी कंडीशन पूरी करनी पड़ेंगी। उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति हेतु परियोजनाओं के विभिन्न चरणों यथा स्थल चयन, उपयुक्त तकनीकी निर्माण, पदार्थों और पदार्थों की प्राप्ति के स्रोत आदि पर ध्यान दिया जाता है, जिसके लिए परियोजनाओं को लागू करते समय एनवायरमेंटल इम्पैक्ट स्टेटमेंट IES बनाना पड़ता है, जिसमें निम्न तथ्य होते हैं। पहला, भूमि अवनमन का प्रभाव यानी कि डिग्रेडेशन। दूसरा, भूकंप की संभावना, भूमि, जल, हवा, मृदा, पेड़ पौधे, जंगली जानवरों, जलीय प्रजातियों आदि पर प्रभाव क्या होगा। ये सब चीज़ हमें चेक करना पड़ता है। ध्वनि प्रदूषण, मानव विस्थापन एवं पुनर्वास, सांस्कृतिक ह्रास व स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं आदि, जनित व्यर्थ को कम एवं पुनर्चक्रण करने का तरीका, खतरे का विश्लेषण एवं आपदा आने पर प्रबंधन व्यवस्था आदि। EIA इन इंडिया। भारत में केंद्र सरकार के पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा EIA क्रियान्वयन पर निगरानी एवं नियंत्रण रहता है, जिसके लिए मंत्रालय द्वारा पर्यावरण अप्रेल्स समिति, इन्वायरमेंटल अप्रेल्स कमेटी का गठन किया जाता है, जो निम्न परियोजनाओं एवं गतिविधियों पर निगरानी रखती है। रिवर वैली और सिंचाई की सिंचाई परियोजना, खनन परियोजना, औद्योगिक परियोजना, उष्मीय शक्ति केंद्र परियोजना, धातुकर्म परियोजना, वस्त्र एवं रबर उद्योग परियोजना, डिस्टिलरी परियोजना, पर्यटन योजना, लुगदी, पेपर व अखबार छपाई उद्योग आदि, यातायात व संचार परियोजना, रसायन उद्योग आदि। समय समय पर मंत्रालय द्वारा अन्य परियोजनाओं के लिए समिति गठित कर EIA व EIS व्यवस्था का पूर्ण पालन किया जाना सुनिश्चित किया जाता है। EIA की क्रियाविधि, इसकी कार्यविधि 3 चरणों में होती है। प्रारंभिक चरण, इसके बाद छानबीन में ये देखा जाता है कि प्रमुख परियोजना के लिए EIA आवश्यक है या नहीं। इससे हमें ये जानकारी मिलती है कि EIA लागू करना उक्त परियोजना में लाभदायक होगा या नहीं। कहीं उक्त परियोजना में EIA लागू करना विकास में अन्यथा न बन पाए। शीघ्र पर्यावरण प्रभाव मापन। फिर तीसरा है बृहद स्तर पर मूल्यांकन करना। तो ये 3 रूपों में पाया जाता है। साथ साथ जैवमंडल के अवयवों को विस्तार से जानकारी ली जाती है। इसके अलावा परियोजना जब क्रियान्वयन की स्थिति में होती है तब आसपास मृदा के लक्षणों में परिवर्तन, ध्वनि स्तर, जंगली पशु व उनकी प्रजाति व जल की खपत तथा धुएं के उत्सर्जन आदि की जानकारी हासिल की जाती है। यानी कि अगर आप कोई डैम बनाते हैं नदी पर, तो आपको पता होना चाहिए कि नदी पर डैम बनाने के बाद जो पानी एकत्रित किया जाएगा, यानी कि जलाशय बनाया जाएगा, उसके जलमग्न से कितनी वनस्पतियाँ और कितने जल जीव और मानव विस्थापित होंगे और कितना एरिया जलमग्न हो जाएगा। ये सब EIA के अंतर्गत हमें
अध्ययन करना होता है किसी परियोजना पर लागू करने से पहले। तो ये चैप्टर नंबर 10 है, ये जो कि आपका समाप्त हो गया है। EIA विधि पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, क्वेश्चन है आपका। और दूसरा क्वेश्चन है EIA का महत्व स्पष्ट करें तथा विकासात्मक प्रक्रियाओं के पर्यावरण संघात अनुमापन हेतु प्रयुक्त किसी एक ऐसी विधि का वर्णन करें। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। थैंक यू, जय हिंद।